फ्रेंड्स, तो लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं और शेयर एक्शन इन कटिंग डाई देख लिया था। तो इस बार हम अपने उस लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं और इस बार के टॉपिक्स में हम डाई क्लियरेंस और उसके बाद की कुछ स्पेशल टर्म्स जो हमें डिज़ाइन एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन्हें स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं बात कर रहा था डाई क्लियरेंस की, तो डाई क्लियरेंस की एक स्पेशल डेफिनेशन है कि इंटेंशनल गैप जो हम बाउंड्री डायमेंशन यानी कि हमारे पंच और डाई, आपने देखा होगा कि दोनों का शेप जो है और साइज जो है हमें जो वर्कपीस कट करना है उसके जैसा सेम टू सेम होता है, पर एक्चुअल में फिजिकली अगर मैं बात करूं कि मुझे डाई के होल के अंदर मेरे पंच को पास करना है तब जाके मेरा कटिंग एक्शन होगा और उसके लिए पंच का डायमेंशन डाई के डायमेंशन से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, तभी जाके मेरा जो पंच है वो डाई के होल में से पास हो सकता है। इसीलिए हम पंच और डाई के डायमेंशंस में असली वर्कपीस के डायमेंशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसीलिए दोनों के डायमेंशन के बीच में गैप आता है जो इंटेंशनली हमने रखा है ताकि वो एक दूसरे से पास हो सके और फ्रिक्शन ना लगे। तो यही जो इंटेंशनल गैप है जो हमने बाउंड्री डायमेंशंस पे दिया है हमारे पंच और डाई के, उसे हम डाई क्लियरेंस कहते हैं। और ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि मैंने जैसे कि कहा आपको कि अगर मैं डाई क्लियरेंस देता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पंच और डाई के बीच में थोड़ा सा गैप आएगा, उस गैप की वजह से वहाँ पे मेरा मेटल कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे मेटल कांटेक्ट पंच और डाई के बीच में नहीं करना है। मुझे सिर्फ यही ध्यान रखना है कि मेरा पंच शीट मेटल को बराबर से काट सके, मुझे पंच और डाई का कांटेक्ट नहीं कराना है, मुझे शीट मेटल पंच का और शीट मेटल डाई का कांटेक्ट कराना है। इसलिए पंच और डाई के बीच के कांटेक्ट को हटाकर मैं वहाँ से फ्रिक्शन को निकाल सकता हूँ, और फ्रिक्शन अगर निकल गया तो मेरे पंच और डाई का जो वेयर एंड टेयर है वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से मेरे प्रेस टूल्स की एफिशिएंसी और सर्विस लाइफ बढ़ जाएगी। और इसके अलावा अगर मैं क्लियरेंस देता हूँ तो वो जो क्लियरेंस की जगह होती है दोनों साइड में इक्वली दी जाती है, सेंटर से हर साइड में इक्वली दी जाती है, तो आप ऐसा कह सकते हैं अगर सर्कुलर शेप है तो इस क्लियरेंस की वजह से जो मैंने आपको कहा था कि शेयर एक्शन में कि 3 स्टेज में होता है ना, लास्ट स्टेज होता है फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर का जो एंगल है वो एंगल इस क्लियरेंस से ही जनरेट होता है। इसकी वजह से जो मेरी साइज और एक्यूरेसी आती है प्रोडक्ट की क्लियरेंस की वजह से वो बहुत ही अच्छी आती है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि कभी भी क्लियरेंस को हमें ऐसे देना है कि हमारा जो रिक्वायर्ड पार्ट होता है, जैसे कि अगर ब्लैंकिंग की बात करें तो उसमें ब्लैंक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर पंचिंग की बात करें तो उसमें शीट मेटल हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डायमेंशन हमें इस तरह से चेंज करने हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड पार्ट है जैसे कि ब्लैंक या फिर शीट मेटल खुद, उसका डायमेंशन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मुझे ब्लैंक काटना था 5 mm का, लेकिन वो कट गया 4.5 mm का, तब उसको मैं बढ़ा नहीं सकता। हाँ, थोड़ा सा बड़ा कट गया कि 5 की जगह 5.5 कट गया तो मैं उसको शेविंग करके वापस कट कर सकता हूँ। इससे उल्टा अगर मैं बात करूँ कि मैं पंचिंग कर रहा हूँ, मुझे होल गिराना था 4 mm का और मैंने गिरा दिया 5 mm का, तो अब होल को तो मैं छोटा कर नहीं सकता, लेकिन अगर मैंने 4 mm की जगह 3 mm डायमीटर का होल गिराया होता तो मैं उसको वापस से थोड़ा सा एनलार्ज कर सकता था 4 mm तक। तो इस तरह से हमें क्लियरेंस देना है कि हमारा रिक्वायर्ड साइज थोड़ा सा उससे अप्रोक्सीमेट क्लोज आ सके। और एक बात खास ये भी याद रखनी है कि जब हम ब्लैंकिंग करते हैं तो ब्लैंक का साइज जो होता है वो डाई पे डिपेंडेंट है कि डाई के अंदर जैसा होल है वैसे साइज का मेरा नीचे वर्कपीस गिरेगा। तो इसीलिए क्योंकि ब्लैंकिंग के अंदर हमें ब्लैंक इंपॉर्टेंट है, यानी जो कटआउट मेटल है वो इंपॉर्टेंट है, तो डाई का साइज ब्लैंक के साइज के बराबर होता है। यानी कि अगर मुझे 6 mm डायमीटर का कोई होल ब्लैंक निकालना है तो मेरी डाई के अंदर भी 6 mm डायमीटर का ही होल होना चाहिए, और जो पंच है उसके डायमेंशन में से मुझे क्लियरेंस को माइनस करना है। तो अगर मैं उसको आपको इस डायग्राम से बताना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लैंकिंग वाला फिगर है इसके अंदर डाई का जो साइज है वहाँ पे मैंने सिर्फ साइज लिखा है, साइज मतलब ब्लैंक का साइज है, और जो पंच है उसका साइज डाई के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है, और दोनों बाजू सी सी कम किया गया है, यानी ये 2 बार इसलिए माइनस किया है क्योंकि ये सर्कुलर शेप है, तो सर्कुलर शेप में हर तरफ से पेरीमीटर से कम होना चाहिए। इसीलिए जो मेरा साइज है वो डायमीटर के फॉर्म में है,
और पंच का साइज डायामीटर -2 टाइम्स सी, क्योंकि दोनों बाजू से मैं सी को निकाल रहा हूँ, सी यानी क्लियरेंस है। तो इस तरह से अगर मैं इसको मैथमेटिकली बताना चाहूँ तो डाई साइज इक्वल टू ब्लैंक साइज और पंच साइज इक्वल टू ब्लैंक साइज -2 टाइम्स द क्लियरेंस। इस तरह से हम डाई क्लियरेंस देते हैं जब हमें ब्लैंकिंग करनी होती है। और जब पंचिंग करते हैं तब हमारा जो होल है उसका डायमेंशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी हमारी शीट जो है मेटल की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तब हम पंच का शेप सेम रखते हैं और डाई के अंदर क्लियरेंस दे देते हैं। तो देखते हैं वापस उसी फिगर को। तो पंचिंग वाली फिगर में आप देख सकते हैं कि जो पंच का साइज है वो मेरा सेम है, लेकिन डाई के अंदर जो होल है उस होल को मैंने +2c कर दिया, यानी दोनों बाजू फिर से क्लियरेंस ऐड कर दी। तो इस तरह से मेरे डाई का साइज मैंने एनलार्ज कर दिया और पंच का वैसा रहने दिया। तो उसको मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं, पंच साइज इक्वल टू होल साइज। यहाँ पे मैंने होल लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम शीट मेटल के अंदर होल कर रहे हैं, वो होल हमारा इंपॉर्टेंट फीचर है। और डाई साइज इक्वल टू होल साइज +2c, क्योंकि यहाँ पे हमने डाई साइज को बड़ा कर दिया और पिछले केस में यानी ब्लैंकिंग के केस में हमने पंच का साइज छोटा कर दिया था। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ब्लैंकिंग के अंदर हम पंच का साइज छोटा कर रहे हैं और पंचिंग के अंदर हम डाई का साइज बड़ा कर रहे हैं। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि जो काम है उससे उल्टा है, कि पंचिंग में डाई के साइज में चेंज करना है और ब्लैंकिंग में पंच के साइज को चेंज करना है। अब क्लियरेंस देनी क्यों चाहिए, तो उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला कि हमारी जो प्रोफाइल है, जो हमारा वर्कपीस है कट होने वाला है, उसकी प्रोफाइल हमें एक्यूरेटली सेम टू सेम अच्छे से डिज़ाइन की हुई मिलनी चाहिए, वो पहला रीज़न है। बाद में दूसरा कि अगर मैं डाई क्लियरेंस देता हूँ तो जैसे कि मैंने कहा था कि फ्रिक्शन कम हो जाता है, राइट। तो उसकी वजह से मेरे प्रेस की एफिशिएंसी और क्वालिटी जो मुझे मिलती है वर्कपीस की वो बहुत अच्छी मिलती है। और जो वियर होता है इरेगुलर टाइप का, यानी हर पार्ट में अलग अलग मात्रा में वियर होता है, तो उस वियर को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसे रिमूव करने के लिए क्लियरेंस देना चाहिए। और अगर मैं क्लियरेंस देता हूँ तो मेरे सारे पार्ट्स बराबर बनेंगे, राइट। और क्योंकि मेरे पार्ट्स बराबर है तो वेस्टेज कम होगा, क्योंकि कोई भी अगर वेस्टेज कब होगा, जब मेरा पार्ट गलत बनेगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पार्ट सही बन रहे क्लियरेंस की वजह से, इसकी वजह से मेरा जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगा। और अगर मैं क्लियरेंस प्रॉपर देता हूँ तो जो मैंने बात की थी कि जो हमारा थर्ड स्टेज होता है शेयर का कटिंग डाई में, कि फ्रैक्चर होता है थिकनेस के रिड्यूस होने के बाद, तो वो फ्रैक्चर क्लियरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैंने क्लियरेंस बराबर दी है तो वो फ्रैक्चर यूनिफॉर्म होगा, और फ्रैक्चर अगर यूनिफॉर्म होगा तो जो मेरा सरफेस फिनिश और ग्रेन बाउंड्री वहाँ पे होगी वो एकदम प्रॉपर मिलेगी मुझे, यानी कि जो ब्लैंक मेरा कट होगा उसकी अच्छे से मुझे सरफेस फिनिश मिल जाएगी और उसकी ग्रेन बाउंड्री जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जो हमारा कटिंग टूल है यानी पंच और डाई, उनकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, क्योंकि हमने वेयर निकाल दिया है तो दोनों एक ही जैसी मात्रा में काम करने चाहिए थियोरेटिकली, और इसकी वजह से उनकी जो लाइफ है, सर्विस लाइफ हमने जो कैलकुलेट की है उतनी हमें मिल जाएगी। अब अगर मैं फ्रिक्शन को पिक्चर से निकाल देता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पार्ट जो है एकदम फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी डाई के अंदर से पंच मेरा एकदम फ्रीली पास हो सकता है। और अगर वो फ्रीली पास होगा यानी फ्रिक्शन उसमें जितना कम लगेगा उतना मेरा पावर लॉस कम हो जाएगा, और इसी की वजह से जो मेरा पावर कंजम्पशन है वो यूनिफॉर्म और रेगुलर हो जाएगी, यानी हर बार सेम पावर कंज्यूम होगी और एक तरह से रेगुलर पैटर्न हो जाएगा, जिससे मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ कि मेरा पावर कॉस्ट कितना आने वाला है। और फाइनली कि जो मेरा कूलेंट है, कई बार प्रेस वर्किंग के अंदर भी हम कूलेंट्स का यूज़ करते हैं जब बहुत ही हाई स्पीड पे हम स्ट्रोक्स को रखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मैकेनिकल प्रेस की स्ट्रोक स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, तो मास प्रोडक्शन के ऐसे केस में हम कूलेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। तो ऐसे केस में कि कूलेंट की वहाँ पे प्रेजेंस बना के रखने के लिए, यानी वहाँ पे कूलेंट होना चाहिए, तो उसके लिए भी क्लियरेंस काम करता है। कैसे कि अगर मैं क्लियरेंस गैप देता हूँ तो उस गैप को कूलेंट स्टिक हो जाएगा, यानी उस गैप में फिल हो जाएगा, और उसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली उस गैप में भरा रहेगा और हर बार कूलेंट अपना काम सक्सेसफुली कर पाएगा। लेकिन अगर क्लियरेंस होगा ही नहीं तो किसी गैप में फिल हो ही नहीं पाएगा कूलेंट। इसीलिए कूलेंट को भी बराबर मेंटेन करने के लिए हमें डाई क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है और डाई वर्किंग टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं
कि अलग अलग टाइप से क्लियरेंस देने के इफेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि क्लियरेंस को हम 3 तरीके से दे सकते हैं। सबसे पहला कि क्लियरेंस आपने ज़रूरत से ज़्यादा दे दी, ज़रूरत से ज़्यादा क्लियरेंस देंगे तो क्या होगा कि एज रेडियस जो है, यानी आप जब शीट मेटल को कट करते हैं तब एक टर्मिनोलॉजी आती है, यानी आपने जो ब्लैंक को कट करके निकाल दिया है उसकी जो एज होती है, यानी जहाँ से आपने उसको काटा है उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, बैंड, ब्रेक एंड रेडियस। वो मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा, पर अभी इतना याद रखिए कि ज़्यादा क्लियरेंस दे देने से उसकी जो एज रेडियस होती है, यानी किनारे की रेडियस, वो बहुत ही बढ़ जाती है और उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा उसके अंदर ब्रेक बहुत ही रफ मिलता है, उसकी ब्रोकन एज बहुत ही बर्स मिलते हैं, यानी बहुत ही खुरदुरी हो जाती है, और उसका टेपर टाइप सेक्शन हमें मिलता है और उसके अंदर बैंड एक ही मिलता है। अब टेपर ऑफ द ब्रेक यानी क्या है कि जहाँ जब मेरा फ्रैक्चर होता है तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, वो थोड़ा सा इंक्लाइंड एंगल पे होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड एंगल पे हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा क्लियरेंस दे दूंगा तो। लेकिन अगर करेक्ट क्लियरेंस दूंगा तो उससे क्या इफेक्ट होंगे कि मेरी एज बहुत ही स्मूथ और स्ट्रेट मिलेगी, मेरी एज रेडियस मुझे प्रॉपर मिलेगी, बैंड फिर से 1 ही मिलेगा, टेपर कम आएगा और बर्स नहीं आएंगे। बर्स बहुत ही टेक्निकल टर्म है जो आपको एज ए मैकेनिकल इंजीनियर पता होना चाहिए। बर्स यानी जब भी आप कोई मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं या फोर्जिंग ऑपरेशन करते हैं तब सरफेस के ऊपर कुछ खुरदुरी सी या फिर रफ टेक्सचर बन जाती है जहाँ पे आपने वो ऑपरेशन किया है, तो उस टेक्सचर को, रफ टेक्सचर को हम बर्स कहते हैं। तो करेक्ट क्लियरेंस देने से वो बर्स नहीं आती और हमें यही तो करना है कि बर्स नहीं आनी चाहिए। और लास्ट बट द लीस्ट जो हमारी थर्ड टाइप की क्लियरेंस है वो है लेस क्लियरेंस, यानी जितनी ज़रूरत है उससे कम गैप दे देना। तो उसके लिए बहुत ही कम एज रेडियस आती है। तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि एज रेडियस जो है वो क्लियरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि अगर मैंने क्लियरेंस बढ़ा दी तो एज रेडियस भी बढ़ जाएगी, क्लियरेंस कम कर दी तो एज रेडियस भी कम हो जाएगी। इसके बाद कि जो मेरी शेयर्ड एज है वो बहुत ही इरेग्युलर आती है और अनइवन रहती है, और जो मेरा बैंड है वो एक ही मिलता है, एक से ज़्यादा मिल जाता है लेस क्लियरेंस के केस में। हमारी आइडियल केस यही होती है कि हमें बैंड एक ही मिलना चाहिए, लेकिन लेस क्लियरेंस देने की वजह से बैंड की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है। और ऑब्वियसली क्योंकि मैंने क्लियरेंस बहुत ही कम दिए हैं तो वहाँ पे बर्स प्रेजेंट होते हैं। मेरे टूल्स का वियर बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि उसे सफिशिएंट गैप नहीं मिला है, और गैप नहीं मिलता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन आता है, उसकी वजह से वहाँ पर वियर ज़्यादा होता है मेरे टूल्स का। और फाइनली क्योंकि मैंने आपको कहा था कि फ्रिक्शन आ गया है पिक्चर में तो वो ऑब्वियसली पावर लॉस को लीड करेगा, इसकी वजह से जो हमारा पावर कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि क्लियरेंस बहुत ही कम देने से हमारा पंच और डाई कई बार ऑपरेशन के टाइम पर जैम हो जाते हैं, इसकी वजह से पावर बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ शेयर्ड एज, यानी जो मैं आपको कब से कह रहा था बैंड, ब्रेक और एज रेडियस, उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर दी है कि एक ब्लैंक को मैंने काट दिया है और उसको एक सेक्शन को जूम करके यहाँ पे बताया है। तो सबसे पहला जो है मेरा पेनिट्रेशन डेप्थ है कि वहां तक मेरे पंच ने उसके अंदर बर्निश हो गया था, यानी उसके अंदर इम्पिंज हो गया था, उसे हम कहते हैं रोल ओवर डेप्थ, या फिर टोटल रोल ओवर डेप्थ प्लस बर्निश डेप्थ को हम कहते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ। उसके बाद जो नीचे का सेक्शन है वो फ्रैक्चर डेप्थ है, क्योंकि नीचे के डाई वाले पोर्शन से वहां पर ऊपर तक क्रैक धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच गया था और तब जाके मेरी शीट मेटल कट हुई, तो वो है मेरी फ्रैक्चर डेप्थ। और फाइनली जहां पे मेरा शीट मेटल डाई के होल के साथ कांटेक्ट में था वहां पर सबसे पहले एक बॉर्डर बन जाती है जो उसको कंटिन्यूसली फोर्स देती है, तो उसकी वजह से वहां पे फ्रैक्चर स्टार्ट होता है। तो वो जो एरिया है या जगह है, बाउंड्री, उसे हम कहते हैं बर। वहां पे मेरी बर जनरेशन स्टार्ट होती है, तो वो मेरी बर हाइट है। इसके अलावा ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसे आप पेनिट्रेशन डेप्थ से देख रहे हैं उसके ऊपर रोल ओवर डेप्थ करके वो थोड़ा सा कर्व स्मूथ आप देख सकते हैं, तो ये जो स्मूथ कर्व है ये हमारी एज रेडियस है। इसके बाद आप देख सकते हैं स्मूथ कर्व के बाद नीचे फ्लैट स्ट्रेट लाइन है जिसे हम बर्निशिंग डेप्थ कहते हैं, तो ये मेरा बैंड डिनोट करती है, एक बैंड, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट बैंड जैसा टेक्सचर मुझे मिल जाता है। और इसके बाद ये जो नीचे का है फ्रैक्चर डेप्थ और बर हाइट को मिलाकर वो पूरा एकदम आप देख सकते हैं एकदम रफ सरफेस है, तो वो मेरा ब्रेक वाला पोर्शन है। इसीलिए हम इसे 3 पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला जो ऊपर स्मूथ कर्व है वो एज रेडियस या फिर रोल ओवर, उसके बाद ये जो फ्लैट पोर्शन है वो बैंड, और ये जो रफ टेक्सचर जैसा पोर्शन है वो है मेरा फ्रैक्चर या फिर ब्रेक।
तो इस तरह से शेयर्ड एज के हमारे कंपोनेंट जो है वो क्लियरेंस की मदद से आपने देखे कि कैसे इफेक्ट आता है हमारा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कि हम ये क्लियरेंस की वैल्यू को फाइंड कैसे करें। तो मोस्ट ऑफ केसेस में जो हम क्लियरेंस को कैलकुलेट करते हैं वो हमारे शीट मेटल की थिकनेस पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर मैंने मान लीजिए कि 5 mm की थिकनेस वाली कोई शीट ली है तो उसके परसेंटेज के टर्म्स में हम क्लियरेंस को फाइंड करेंगे कि 5 mm है तो उसका 3% या फिर 4% हमें क्लियरेंस दोनों बाजू देना है। लेकिन कभी भी हमें डायरेक्टली करेक्ट वैल्यू नहीं मिल सकती क्लियरेंस की, इसलिए हमें ट्रायल एंड एरर की मेथड से एक एक करके अलग अलग क्लियरेंस की वैल्यू को चेक करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कौन सी क्लियरेंस में सबसे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और इसकी जो ट्रायल वैल्यू है वो हम टेंसाइल स्ट्रेंथ के बेसिस पे फाइंड करते हैं। ये जो ग्राफ आप देख सकते हैं इसकी मदद से, जिसमें मैंने डाई क्लियरेंस को वर्टिकल एक्सिस पे रखा है और मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखा है। इसमें आप मैक्सिमम और मिनिमम डाई क्लियरेंस के बीच का कोई भी रीजन सूटेबली सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ के हिसाब से, या तो फिर हम जनरल मटेरियल के लिए स्पेसिफाइड क्लियरेंस पहले से आईएस के हिसाब से फिक्स की हुई है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि माइल्ड स्टील के लिए 2.5%, एल्यूमिनियम के लिए 1.5 से लेकर 3% और ब्रास के लिए भी 1.5 से लेकर 3%। या फिर थर्ड ऑप्शन आपका जो है वो है इस फॉर्मूला को यूज़ करते करके कि 0.0032 इंटू अंडर रूट टाउ एस। अब टाउ एस का मतलब है शियर स्ट्रेंथ, कि आपके मटेरियल की जो शियर स्ट्रेंथ है उसका अंडर रूट इंटू 0.0032। इस फॉर्मूला से भी आप क्लियरेंस को फाइंड कर सकते हैं। पर एक बात आपको याद रखनी है कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये सब एक ट्रायल वैल्यू है, डायरेक्टली करेक्ट वैल्यू हमें नहीं मिल सकती। और थंब रूल के हिसाब से हम 5% ऑफ शीट थिकनेस मान के ज़्यादातर क्लियरेंस को ले लेते हैं जब हमें जल्दी से जल्दी किसी भी शीट मेटल की क्लियरेंस फाइंड करनी हो बिना किसी ग्राफ के या फिर बिना किसी स्टैंडर्ड टेबल के, तब हम थंब रूल के हिसाब से 5% शीट थिकनेस ले लेते हैं। और आपके एग्जाम्स में भी अगर आपको पूछा जाए कि क्लियरेंस कितनी लेनी है तो आप इस हिसाब से, अगर आपको कोई डेटा नहीं दिया है तो शीट थिकनेस से 5% लेकर क्लियरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट में इस हम 5% इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमारा एक बेसिक क्राइटेरिया है कि क्लियरेंस जो है कभी भी कम नहीं रहनी चाहिए, ज़्यादा रहेगी चलेगा। यानी करेक्ट क्लियरेंस और मोर क्लियरेंस, ये दो कंडीशन हमें चल सकती है। और जो 5% की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ज़्यादातर करेक्ट क्लियरेंस में से थोड़ी ज़्यादा ही वैल्यू आती है, तो उसमें हम सेफ है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने क्लियरेंस कम दे दी तो मुझे नुकसान ज़्यादा होगा, लेकिन अगर क्लियरेंस ज़्यादा दे दी तो फिर भी एक बार चल जाएगा। इसलिए हम 5% की वैल्यू ज़्यादातर थंब रूल के हिसाब से एग्जाम्स में भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में भी कभी कभी यूज़ करते हैं शीट मेटल की थिकनेस के प्रोपोर्शन में। और जैसे जैसे मटेरियल की डक्टिलिटी बढ़ती है तो वैसे वैसे मुझे क्लियरेंस ज़्यादा देना पड़ता है। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम के कोई कोई एलॉयज बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल होते हैं तो उनके लिए मुझे 3% थिकनेस देनी पड़ती है, क्लियरेंस देनी पड़ती है थिकनेस के कंपैरिजन में। तो जैसे जैसे मेरी डक्टिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मुझे क्लियरेंस भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कटिंग फोर्स की। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो कटिंग फोर्स है उसको हम वापस क्यों स्टडी कर रहे हैं, आपने टनेज में तो पढ़ लिया था। लेकिन टनेज की बात अलग है और कटिंग फोर्स की बात अलग है। कटिंग फोर्स यानी जब आप उस पर्टिकुलर शीट मेटल को कट कर रहे हैं तब आपके ऊपर क्या फोर्स, उस शीट पे क्या फोर्स लग रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपकी प्रेस की टनेज कभी भी इस कटिंग फोर्स से ज़्यादा ही होनी चाहिए, तभी आप सेफ कंडीशन में ऑपरेट कर सकते हैं। इसीलिए जब भी किसी भी मटेरियल को हम शीयर करते हैं या फिर काटते हैं तब उसके पेरीमीटर पर जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू हम टनेज से कम रखना चाहते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं इसका उल्टा कि टनेज की वैल्यू उस फोर्स से ज़्यादा रखते हैं हम, ताकि सेफ कंडीशन में हमारी प्रेस वर्क कर सके। और ये जो फोर्स होता है कटिंग फोर्स, इसके दो कंपोनेंट आते हैं, वर्टिकल फोर्स कंपोनेंट FV एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स कंपोनेंट FH। तो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ जो जब मेरी शीट को मैं कट करता हूँ तब शीट की थिकनेस और क्लियरेंस का ट्राइंगल आप देख सकते हैं पहले फिगर में कि एक ट्राइंगल मुझे मिलता है क्लियरेंस वर्सेस शीट थिकनेस के लिए। तो इन दोनों की वजह से मुझे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलते हैं। इसीलिए जो मेरे ये दो कंपोनेंट है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल,
ये इन्हीं से प्रोपोर्शनल है। जैसे कि वर्टिकल फोर्स जो है मेरा, वो शीट की थिकनेस से प्रोपोर्शनल है, क्योंकि आप फिगर में देख सकते हैं कि दोनों के ट्राइंगल सिमिलर आ रहे हैं। उसी तरह से मेरा जो क्लियरेंस है वो हॉरिजेंटल फोर्स कंपोनेंट से प्रोपोर्शनल है। तो इस बेसिस पे अब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहला वर्टिकल फोर्स जो है वो आप जानते हैं कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, वो है पेरीमीटर इंटू थिकनेस इंटू सिग्मा अल्टीमेट, या फिर आप कह सकते हैं कि टाउ अल्टीमेट। और क्योंकि एफ एच प्रोपोर्शनल टू क्लियरेंस है और क्लियरेंस हम थिकनेस के परसेंटेज में रहते हैं, इसीलिए जितनी मेरी क्लियरेंस होगी उसी प्रोपोर्शन में मेरा हॉरिजेंटल फोर्स भी आएगा। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ एक्स परसेंटेज ऑफ टी मेरी क्लियरेंस थी, तो हॉरिजेंटल फोर्स मेरा हो जाएगा एक्स परसेंटेज ऑफ वर्टिकल फोर्स। बाद में हमें ये दोनों फोर्स मिल जाने के बाद हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला है एफ वी स्क्वायर प्लस एफ एच स्क्वायर होल अंडर रूट में। और ये जो रिजल्टेंट की वैल्यू मिलती है, हमारा टनेज ऑफ प्रेस कभी भी इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। इसीलिए जो मैंने टनेज ऑफ प्रेस का पहला एग्जांपल कराया था आपको टोनी वाला, उसमें हमारे आंसर 1.7 के अबाउट आया था, लेकिन हमने खरीदी थी 1.8 टनेज वाली प्रेस। वो इसीलिए खरीदी क्योंकि हमने वर्टिकल फोर्स ही कैलकुलेट किया था वहाँ पे, हमने रिजल्टेंट फोर्स नहीं कैलकुलेट किया था। लेकिन क्योंकि हॉरिजेंटल फोर्स की वैल्यू बहुत ही कम आती है, तो उससे थोड़ी सी वैल्यू हम अगर ज़्यादा ले ले तो हम सेफ कंडीशन में आ जाते हैं। इसलिए 1.7 टन की जगह हमने 1.8 टन वाली प्रेस खरीद ली थी, ताकि हम सेफ कंडीशन में ऑपरेट कर सकें। तो अब ये जो कटिंग फोर्स है, इसको रिड्यूस कैसे किया जाए? तो सबसे पहले तो आपका सवाल आना चाहिए कि इसे रिड्यूस करना क्यों है। तो ऑब्वियसली कई बार इंडस्ट्री के अंदर हम ज़्यादातर फोकस इसी पे करते हैं कि प्रोडक्शन रेट कैसे बढ़ाई जा सके। इसीलिए हम एक ही शीट के अंदर कई सारे होल्स या फिर ब्लैंक एक साथ कट करने की ट्राई करते हैं। तो ऐसे केस में जब मैं एक से ज़्यादा होल एक साथ कट कर रहा हूँ, यानी एक साथ 10 या 20 होल कट कर रहा हूँ, तब जो मुझे फोर्स लगता है रिजल्टेंट फोर्स फॉर कटिंग, उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आती है और उस वैल्यू वाली टनेज की प्रेस मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। इसीलिए हमें इस फोर्स को रिड्यूस करके जो मार्केट में टनेज अवेलेबल है उस टनेज के लिमिट के अंदर लाना है। इसलिए हमें फोर्स को रिड्यूस करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्री वाले लोग बहुत ही स्मार्ट है। उन्होंने एक तरीका निकाल दिया कि उन्होंने जो ज्योमेट्री होती है हमारे पंच और डाई की, यानी उनका जो शेप होता है, उसको थोड़ा सा चेंज करके देने लग गए। तो इसीलिए इस बेसिस के हिसाब से हमारे कटिंग फोर्स को हम 3 तरीके से कम कर सकते हैं। पहला कि हमारा जो पंच है उसको शेयर दे दो, या फिर डाई को शेयर दे दो, या तो स्टेप्ड पंच यूज़ करो, या फिर आप कह सकते हैं कि स्टैगर्ड पंच यूज़ करो, यानी कि पंच की जो लेंथ है वो अलग अलग दे दो। और एक बात आपको याद रखनी है, जो शेयर की बात है उसके लिए आपको ये नोट याद रखना है कि ब्लैंक जो है वो पंच की ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट है, यानी जैसा आपका पंच का शेप होगा उसी शेप का ब्लैंक नीचे गिरेगा। और जैसी आपकी डाई की ज्योमेट्री, यानी डाई आपकी जैसी शेप में है वैसे ही शेप में आपकी शीट रहेगी। इस हिसाब से हम शेयर की बात करेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये शेयर देना क्या है ना? तो हम उसी की बात करते हैं कि पंच को शेयर कैसे दी जाती है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो बताई है हमारा पेपर पंच करने का जो इक्विपमेंट है उसकी, पेपर पंचर। तो कभी आपने घुमा के इसके ये जो 2 डंडे होते हैं जहाँ से होल पड़ता है उसको देखा होगा, तो उनका शेप थोड़ा अंदर की साइड में बेंड किया होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो कभी कि ये जो दोनों पिलर होते हैं जो हमारे पेपर के अंदर होल पाड़ते हैं, उनका शेप कुछ अंदर जाके वापस बाहर आता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स शेप होता है। तो उसे ही हम कहते हैं शेयर देना, कि उसको फ्लैट नहीं रखना है पर उसको थोड़ा सा बेंड कर देना है या फिर उसका ज्योमेट्री चेंज कर देना है। तो पंच की ज्योमेट्री हम इस तरह से चेंज करते हैं। ये जो सबसे पहला है बेवल शेयर। तो पंचिंग में हम बेवल शेयर, डबल बीवर शेयर और कॉन्केव शेयर दे सकते हैं। और पंचिंग ऑपरेशन के अंदर हम ब्लैंक का शेप जो है वो काम का नहीं है, हमारे लिए शीट मेटल काम की है। और शीट मेटल हमारी फ्लैट रहनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपने पहले कहा था कि हमारा जो ब्लैंक गिरता है नीचे उसका शेप पंच के शेप जैसा आता है, यानी कि अगर मेरा पंच क्रॉस में है तो ब्लैंक नीचे जो गिरेगा वो भी क्रॉस में ही गिरेगा। लेकिन मुझे मेरी शीट मेटल से मतलब है ना यहाँ पे, क्योंकि हम पंचिंग कर रहे हैं, तो शीट मेटल मेरी फ्लैट रहनी चाहिए। तो डाई फ्लैट है तो मेरी शीट मेटल फ्लैट रहेगी, इसलिए हम यहाँ पे पंच को शेयर देंगे पंचिंग ऑपरेशन में। तो ऊपर वाले फिगर में आप देख सकते हैं कि बेवल शेयर है,
और हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो तीनों फिगर है ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, यानी इनको अगर आप टॉप व्यू में देखेंगे तो आपको सर्कल शेप दिखाई देगा। तो ये जो बिवल शेयर है ये इम्बैलेंस करता है। क्या आप सोच सकते हैं क्यों इम्बैलेंस करता है? क्योंकि इसके अंदर एक साइड की लेंथ दूसरे साइड के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो एक टाइम पे अगर मैं बात करूं तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे मेरा फोर्स ज़्यादा लगेगा, पहले वहाँ पे फोर्स लगना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे करके इस टाइप से मेरी शीट कट होगी। लेकिन क्योंकि मेरा फोर्स पहले इस नीचे वाले पोर्शन पे लगा तो वहाँ पे मेरी फोर्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी और जहाँ पे लेट लगा वहाँ पे कम आएगी। इसकी वजह से एक इम्बैलेंस आ जाएगा और हमारा रैम बेंडिंग फेलियर से टूट सकता है। तो ऐसा नहीं करने के लिए हमारे पास दूसरे दो ऑप्शन है, डबल बीवर शेयर और कॉनकेव शेयर। तो डबल बीवर शेयर में सेंटर से स्टार्ट होता है, तो सेंटर जो है वो ऑब्वियसली एक्सिस के यहाँ पे है इसलिए वहाँ पे इम्बैलेंस नहीं होता। और जो कॉनकेव शेयर है वहाँ पर दोनों साइड से एक साथ स्टार्ट हो रहा है इसलिए वहाँ पे भी इम्बैलेंस की प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए इंडस्ट्री में हम डबल बीवर शेयर और कॉनकेव शेयर वाले पंच ज़्यादा यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके जो ब्लैंक गिरेंगे वो कैसे शेप में गिरेंगे। डबल बीवर शेयर में कुछ वी शेप जैसा गिरेगा और कॉनकेव शेयर में कॉनकेव शेप की मेरी शीट नीचे गिर जाएगी। इसलिए मैंने कहा था कि जो हमारा ब्लैंक नीचे गिरेगा वो पंच के शेप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमारी शीट इंपॉर्टेंट थी कि शीट के अंदर हमें होल करने थे, इसलिए हमारी शीट फ्लैट है और जो पंच गिरेगा वो हमें वैसे भी काम करनी है, तो उसका शेप बिगड़ भी गया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि ये जो होता है कि ये शेप कैसे चेंज करने से आपका जो फोर्स है वो कैसे कम होता है, तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि शेयर देने से शेप कैसे कम होता है या फिर फोर्स कैसे कम होता है। अब हम बात करते हैं कि डाई को शेयर देने से तो वो कैसे देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों पंच जो हैं वो फ्लैट है लेकिन डाई का शेप मैंने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डाई है वो थोड़ी सी कॉन्वेक्स शेप की मैंने दी है और दूसरे फिगर में कॉनकेव शेप की दी है। तो ऐसा हम कब करते हैं? जब हम ब्लैंकिंग ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि ब्लैंकिंग में जो ब्लैंक नीचे गिरता है वो हमारे ज़्यादा काम का है और ब्लैंक पंच के शेप पे डिपेंड करता है। तो अगर मेरा पंच फ्लैट है तो मेरा ब्लैंक भी फ्लैट मिलेगा और वही मुझे चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉन्वेक्स और कॉनकेव शेप दिया है डाई को, तो जब मैं कट करता हूँ तब क्योंकि मेरा ब्लैंक तो पंच के साथ कांटेक्ट में तो वो तो फ्लैट रह जाएगा, लेकिन जो मेरी शीट है वो डाई के इस शेप की वजह से यहाँ से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी दोनों बाजू में, या फिर यहाँ से अंदर के बाजू में बेंड हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे मेरी शीट मेटल थोड़ी डिफॉर्म हो जाएगी, लेकिन वो मेरे वैसे भी काम की नहीं है तो यहाँ पे हम चला सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है वो उसे हम कहते हैं स्टैगरिंग ऑफ पंच। स्टैगरिंग मतलब लड़खड़ाना कहते हैं जिसे, या फिर आप कह सकते हैं आगे पीछे करना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये ज़्यादातर हम प्रोग्रेसिव डाइस के अंदर यूज़ करते हैं कि जिसके अंदर नंबर ऑफ पंच हम एक सीक्वेंस में अरेंज करके रखते हैं, तो उन सारे पंच की हाइट हम अलग अलग डाल देते हैं। और क्योंकि नॉर्मली हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि मैंने पंच की कैलकुलेशन कर दी यूलर्स कॉलम थियोरी से कि इतनी हाइट से कम हाइट रखनी है क्रिटिकल हाइट से, उस हाइट में मैंने सारे पंच डाल दिए एक जैसी हाइट के तो चल जाएगा, क्योंकि हमें स्टैंडर्डाइज करना होता है, उस कॉस्ट कम करना रहता है। लेकिन अगर आपको फोर्स कम करना है तो आपको उन्हें एक टाइम पे 8 कट ही हो उस तरह से सेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं सारे के सारे होल को एक साथ कट करने की ट्राई करूँगा तो जो पेरीमीटर मुझे कट करना पड़ेगा वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। यानी कि मैं मान लीजिए कि 10 बाय 10 के स्क्वायर ब्लॉक्स को काट रहा हूँ और एक साथ मैं 10 पंच कर रहा हूँ एक साथ, तो वो और इंटू 10 हो जाएगा, तो मुझे 10 गुना ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैं एक टाइम पे एक ही ब्लॉक को काटूँ तो मेरा फोर्स जो नॉर्मल लगना चाहिए उतना ही लगेगा। इसीलिए हम उन सारे पंच की हाइट इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं कि एक टाइम पे मेरा एक ही शेप कट हो। लेकिन हाँ, आपको एक बात याद रखनी है कि वो पेरीमीटर एक टाइम पे एक ही कट होगा, लेकिन ये पूरा जो प्रोसेस है वो एक स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो उसकी एक फिगर देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा ये पहला पंच है, यहाँ पे मेरी शीट मेटल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे जो मेरा पहला पंच है उसने यहाँ पे मेटल को काट दिया है और दूसरा पंच ने मेटल को काटना स्टार्ट किया और तीसरा पंच जस्ट कांटेक्ट में आया है।
तो जब तक ये पंच मेरा नीचे आएगा तब तक मेरे तीनों ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे, और जब ये तीनों पंच ऊपर जाएंगे तब नेक्स्ट कटिंग के लिए मेरी शीट और आगे आ जाएगी। तो इस तरह से हम पंच को स्टैगरिंग करते हैं, यानी उन तीनों की हाइट बदल देते हैं। लेकिन ये हाइट जो है वो यूलर की क्रिटिकल हाइट से कम होनी चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि जब पंच किसी शीट मेटल को काटता है तब एक कंप्रेशन मेंबर की तरह काम करता है, और कंप्रेशन मेंबर आने की वजह से वो एक कॉलम की तरह एक्ट करता है। इसीलिए तब हमें यूलर्स थियरी अप्लाई करके क्रिटिकल हाइट उसकी कैलकुलेट करनी पड़ती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पंच के बीच का डिफरेंस है इसे हम कहते हैं पंच स्टैगर, कि इतने डिस्टेंस से मैं पंच की हाइट को वेराई कर रहा हूँ। और ये टेक्निक क्योंकि एक टाइम पे एक ही पेरीमीटर को काटती है तो इसकी वजह से हमारा टनेज बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। और आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसके साथ आप शेयर भी दे सकते हैं, ताकि आपका जो कटिंग फोर्स है वो बहुत आप रिड्यूस करें और आपका कम टनेज में भी आप ज़्यादा हाई कटिंग फोर्स वाले मेटल्स को काट सकें। तो अब हमें समझना है कि ये जो शेयर हम दे रहे थे वो कटिंग फोर्स को कैसे कम करता है। तो सबसे पहले तो जो शेयर एंगल क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो पंच या डाई के अंदर हम इंटेंशनल वेरिएशन देते हैं, यानी उसके शेप को हम फ्लैट नहीं रखते पर उसके अंदर कुछ चेंज करते हैं जानबूझकर, ताकि जब वो कटिंग ऑपरेशन करे तो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम रिड्यूस कर सके। यानी कि एक टाइम पे एक ही पॉइंट या दो ही पॉइंट उसके कांटेक्ट में आना चाहिए ताकि हमारा पेरीमीटर रिड्यूस हो जाए कटिंग के लिए। तो उसे हम कहते हैं शेयर एंगल प्रोवाइड करना। और शेयर प्रोवाइड करने से जो हमारा पेरीमीटर है कटिंग के टाइम कांटेक्ट में आने वाला वो 1 या 2 पॉइंट तक लिमिटेड हो जाता है, या फिर 3 या 4 पॉइंट तक लिमिटेड हो जाता है, उसी की वजह से हमारा कटिंग फोर्स कम होता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि पेरीमीटर इंटू थिकनेस इंटू टाउ, ये हमारा वर्टिकल कटिंग फोर्स की वैल्यू है। तो अगर मैं पेरीमीटर को कम कर दूं तो ऑब्वियसली मेरा वर्टिकल कटिंग फोर्स भी कम हो जाएगा। इसीलिए जैसे ही मेरा पेरीमीटर रिड्यूस होता है तो जैसे मैंने कहा फॉर्मूला के हिसाब से कटिंग फोर्स भी रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको एक फिगर बताया कि फ्लैट पंच है, उसके अंदर जो एक स्ट्रोक के दरमियान मेरा फोर्स लग रहा है वो बहुत ही हाई जा रहा है ना। लेकिन जब मैंने उसको शेयर दिया तब वो जो फोर्स की वैल्यू थी वो कम हो गई है, लेकिन वो टाइम के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा आगे ट्रैवल करेगा। इसीलिए आपको ये बात समझनी है कि हमने कटिंग फोर्स को कम कर दिया है, लेकिन जो मेरी पावर कंज्यूम हो रही है वो उतनी ही होगी। क्यों? क्योंकि ये जो रेड वाला पोर्शन आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर, यहाँ पर ये डिनोट करता है पावर कंज्यूम्ड। तो ये भले ही मैंने हाइट कम कर दी लेकिन वापस मेरा डिस्टेंस बढ़ गया। इसकी वजह से जो पावर कंजम्पशन का एरिया है वो एरिया हमेशा सेम रहता है। इसीलिए जो मेरी पावर कंज्यूम है वो सेम रहती है, लेकिन मेरा फोर्स रिड्यूस हो जाता है। यानी मुझे कम टनेज की कैपेसिटी में भी मैं ज़्यादा हाई कटिंग फोर्स वाले ज़रूरत वाले मेटल को काट सकता हूँ शेयर प्रोवाइड करके। और शेयर को कभी भी हमें शीट मेटल की थिकनेस से ज़्यादा प्रोवाइड करना है। क्यों? वो आप अभी समझेंगे जब मैं उसका फॉर्मूला समझाऊंगा। तो शेयर से जो कटिंग फोर्स आता है शेयर देने के बाद उसको हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि F इक्वल टू F यानी मेरा कटिंग फोर्स है वर्टिकल वाला, T इंटू P बाय S इंटू पेरीमीटर इंटू टाउ इंटू S। इसके अंदर जो T है वो शीट की थिकनेस है mm के अंदर, P है पेनिट्रेशन फैक्टर इन परसेंटेज, S है शेयर डेप्थ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में कि शेयर डेप्थ यहाँ पे मैंने बताई है S के हिसाब से। तो ये जो शेयर डेप्थ है ये कभी भी मैंने कहा थिकनेस से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इस फॉर्मूला में अगर मैं चलो मान लीजिए शेयर की वैल्यू T जैसी एग्जैक्ट दे दूँ तो S इक्वल टू T हो जाएगा, राइट। तब T बाई T दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ मेरे पास रह जाएगा पेनिट्रेशन फैक्टर। तो पेनिट्रेशन फैक्टर खुद बहुत ही कम होता है, 0 पॉइंट समथिंग 05 06 ऐसे आता है, क्योंकि परसेंटेज के अंदर है। तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मेरा पेरीमीटर के ऊपर कितना कटिंग फोर्स रिड्यूस हो रहा है। अगर मुझे नोटेबली यानी बहुत ही ज़्यादा कटिंग फोर्स को रिड्यूस करना है तो मुझे ये S की वैल्यू T से ज़्यादा देनी पड़ेगी। जैसे कि अगर T मेरा 1 है तो S में 2 कर दूंगा तो डायरेक्टली मेरा कटिंग फोर्स हाफ हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही स्मार्ट मूव है जो इंडस्ट्री वाले यूज़ करते हैं अपने कटिंग फोर्स टनेज को कम करने के लिए। तो जो पिछले फिगर थे अभी तक हमने जो भी देखे वो सब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के थे, लेकिन इसी के अलावा अगर आप कभी सोचे कि अगर पूरी शीट मेटल की लेंथ को हमें कट करना है, या फिर आपने देखे होंगे कि आपके जो फाइल पेपर आते हैं उनको कट करने की भी मशीन आती है, वो भी प्रेस होती है, उसे हम कहते हैं शीयरिंग प्रेस, या फिर आप कह सकते हैं
पेपर शीयरिंग प्रेस, तो वैसे केस में हम इस तरह से शीयर देते हैं उसको। पहले तो ये हमारी प्रेस का एज है, यानी कटिंग एज है, यहाँ से ये हमारा पेपर है या फिर किसी भी शीट मेटल की बात कर सकते हैं, ये मेरी टेबल या फिर डाई है, और ये मेरा कटिंग टूल है जो रैम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा कटिंग टूल है उसको मैंने सबसे पहला शेयर यहाँ पे दिया है थोड़ा सा नाइफ के शेप में, और ये उसका फ्रंट व्यू है जिसको मैंने पूरा ही ऐसे एंगल पे रखा है ताकि एक टाइम पे एक सेक्शन ही कट हो सके। ऐसा हम पेपर इंडस्ट्री में भी देखते हैं, कपड़े की इंडस्ट्री में भी देखते हैं, और शीट मेटल की इंडस्ट्री में भी देखते हैं। जब पूरा एक लंबा सेक्शन हम एक साथ कट करते हैं तब हम इस तरह से उसको शेयर देते हैं। तो फ्लैट सेक्शन को हम इस तरह से शेयर देते हैं, और जो सर्कुलर सेक्शन है उनको हम बेवल, कॉन्वेक्स, कॉनकेव इस तरह से शेयर देते हैं। आई होप आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और हमारे लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए, ऐसे और भी एजुकेशन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल ओरिजिन्स ईशाला पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको आगे भी शेयर करें। थैंक यू।